नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारतीय लोक कला के एक अद्भुत सफर पर। हमारे पास भारत के कोने कोने से कुछ बेहतरीन कलाओं की एक लिस्ट है। पर एक मिनट, क्या ये वाकई सिर्फ एक लिस्ट है या फिर इसमें कुछ और भी गहरा छिपा है? असल में ये एक लिस्ट नहीं, ये तो एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें सीधा भारत की आत्मा तक ले जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है पूर्वी भारत, और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक ही राज्य के अंदर कला की कितनी सारी परतें छिपी हो सकती हैं। बिहार को ही ले लीजिए। एक तरफ है दुनिया भर में मशहूर मधुबनी कला, जिसके चमकीले रंग और ज्यामितीय पैटर्न तो हम सब जानते हैं, और वहीं दूसरी तरफ है मंजूषा कला, जिसकी अपनी ही एक अलग दुनिया है। पता है मंजूषा कला की सबसे अनोखी बात क्या है? इसमें सिर्फ 3 रंगों का इस्तेमाल होता है, गुलाबी, पीला और हरा। सोचिए तो जरा, महज 3 रंगों में एक पूरी की पूरी लोक कथा कह दी जाती है। अच्छा, बिहार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। यहाँ हमें मिलती है पटुआ कला, और ये सिर्फ कोई पेंटिंग नहीं है, ये तो एक परफॉर्मेंस आर्ट है। कलाकार, जिन्हें पटुआ कहते हैं, वो लंबे लंबे कपड़े के स्क्रोल मतलब पट पर कहानियां बनाते हैं और फिर उन्हें गा गा कर सुनाते हैं। है ना कमाल? मतलब ये तो एक तरह से एंशिएंट ऑडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग हो गई। अब देखिए, बंगाल की ही कालीघाट कला समाज पर कटाक्ष करती है। वहीं पड़ोस के ओडिशा की पटचित्र कला भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबी है। कितना फर्क है ना, पर एक चीज कॉमन है, पट यानी कपड़ा। आप चलते हैं झारखंड। यहाँ की कला ना सीधे जिंदगी के 2 सबसे बड़े हिस्सों से जुड़ती है, सेलिब्रेशन और फिलॉसफी। एक तरफ सोहराय और कोहबर हैं, जो शादी ब्याह और फसल के जश्न की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ पैटकार और जादू पार्टियां हैं, जो लाइफ एंड डेथ जैसी गहरी बातों को स्क्रॉन पर उतारते हैं। तो पूरब से अब हम रुख करते हैं पश्चिम मध्य भारत की तरफ। देखते हैं यहाँ की कलाओं के रंग और उनकी सोच में क्या खास है। महाराष्ट्र की वर्ली कला को देखिए। इसकी फिलॉसफी बहुत गहरी है। ये कहती है कि कम्युनिटी सबसे बड़ी है इंडिविजुअल से भी, और हम सब नेचर का एक छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए इनकी पेंटिंग्स में कोई एक हीरो नहीं होता, सब बराबर हैं, सब मिलकर जिंदगी का जश्न मना रहे हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश की गोंड कला पर। आपने देखा होगा, इसमें हर चीज को नन्ही नन्ही बिंदुओं और रेखाओं से भर दिया जाता है। ये सिर्फ सजावट नहीं है। गोंड मानते हैं कि हर चीज में, चाहे वो पेड़ हो या जानवर, एक अंदरूनी ऊर्जा होती है। ये डॉट्स और लाइंस उसी ऊर्जा को दिखाते हैं। और राजस्थान की कावड़ कला, अरे वाह, ये तो जैसे एक चलता फिरता कहानी का पिटारा है। ये लकड़ी का एक छोटा सा मंदिर जैसा बॉक्स होता है, और कहानी सुनाने वाला वो एक एक करके इसके दरवाजे खोलता है और हर दरवाजे के पीछे छिपी कहानी को आगे बढ़ाता है। कितना अनोखा तरीका है स्टोरी टेलिंग का। और कावड़ अगर छोटा पिटारा है, तो फड़ चित्रकला वो तो एक महाकाव्य है। जरा सोचिए, 30-30 फुट लंबे कपड़े के स्क्रोल पर लोक देवताओं की पूरी जिंदगी की कहानी, और फिर भोपा और भोपी वो रावण हत्था बजाते हुए उस पूरी कहानी को सुनाते हैं। मतलब ये तो किसी चलते फिरते सिनेमा से कम नहीं है। चलिए आप अपने नक्शे पर थोड़ा और नीचे चलते हैं, दक्षिण भारत की तरफ। यहाँ की कलाओं में कहानियों और गहरी सोच का एक बहुत ही खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की कलमकारी, नाम से ही जाहिर है, कलम और कारी यानी कलम से किया गया काम। सब कुछ नेचुरल रंगों से कपड़े पर। इसकी 2 मेन स्टाइल्स हैं, एक हाथ से बनी श्री कालाहस्ती और दूसरी ब्लॉक प्रिंटिंग वाली मछली पटना। पास में ही तेलंगाना में चेरियाल स्क्रोल्स हैं। ये भी स्टोरी टेलिंग स्क्रोल्स हैं, पर इनकी अपनी एक खास पहचान है। इनका चटक लाल बैकग्राउंड और इनका फोकस वो बड़ी पौराणिक कथाओं पर नहीं, बल्कि अपनी लोकल स्थानीय लोक कथाओं पर होता है। और फिर आता है तमिलनाडु का कोलम, जो पहली नजर में शायद सिर्फ एक सुंदर डिजाइन लगे, पर इसकी खूबसूरती इसकी सोच में है। ये हर सुबह चावल के आटे से बनाया जाता है। क्यों? ताकि चींटियां और छोटे छोटे जीव जंतु उसे खा सकें। यह सर्वे भवन्तु सुखिना के विचार का जीता जागता उदाहरण है कि सब खुश रहें, सबका पेट भरे। तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, हिमालय की ऊंचाइयों पर। यहाँ कला राज्यों की सीमाओं से परे एक आध्यात्मिक साधना का रूप ले लेती है।
यहाँ मिलती है थांका पेंटिंग, और ये दीवारों पर सजाने की चीज नहीं है। ये तो ध्यान यानी मेडिटेशन का एक जरिया है। ये किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र की कला है, जो बौद्ध धर्म से गहराई से जुड़ी है। ये साधना का उपकरण है। तो इस पूरे सफर के बाद हम कहाँ पहुंचे? हमने बिहार की मधुबनी से शुरुआत की और तमिलनाडु के कोलम तक आए। हमने देखा कि हर कला की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग अंदाज है। लेकिन जब हम इन सारी कलाओं को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी और खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर ये है कि भारत की असली खूबसूरती उसकी इसी डाइवर्सिटी में है। इतने सारे रंग, इतनी सारी कहानियां, और सबसे जरूरी बात, ये कलाएं म्यूजियम में रखी कोई पुरानी चीजें नहीं है। नहीं, ये तो एक बहती हुई नदी की तरह हैं, जिंदा हैं, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई, लेकिन आज भी आगे बढ़ रही हैं, नए रूप ले रही हैं। तो आखिर में बस एक सवाल। हम अक्सर सोचते हैं ना कि काश ये पेंटिंग्स बोल पाती, पर शायद सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम इन्हें सुनना सीख सकते हैं? क्योंकि अगर हम सच में ध्यान से सुने तो ये तस्वीरें सिर्फ अपनी कहानी नहीं, बल्कि हम सबके इंसान होने की एक साझा दास्तां सुनाएंगी।